सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लास 11, जो कि नीट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो चैप्टर है इसका मतलब क्या होता है। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं उसे कहते हैं ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब हम लोग सांस लिए तो हम लोगों के लंग्स के अंदर गया होगा, तो हम लोगों को, हमने बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, तो उसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आज के जो चैप्टर है ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 3 से 4 सवाल बनते ही बनते हैं। और इसमें मैं ये जो आपको पढ़ाऊंगा इसमें आपकी एनसीईआरटी, जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है वो भी कवर हो जाएगी। तो ये चिंता ना करें कि मतलब ये जो एक स्पेसिफिक लेक्चर देख रहे हैं और एनसीईआरटी नहीं कवर हो रही है, एनसीईआरटी भी आपकी इससे कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ओके, हम लोग जैसे कि इसमें लिखा है, एनसीईआरटी में हम लोगों ने पहले ही देखा है, उसमें लिखा है जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। ये होता है, देखो जो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये जो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स, ये हम लोग जब ले लेते हैं तो ये इनका जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड जो होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है O2 इनको यूटिलाइज करता है। क्या करता है? यूटिलाइज करता है और उसे एटीपी में बदल देता है। एटीपी मतलब क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या है फुल फॉर्म? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है? जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं? O2 द्वारा यूटिलाइज हो जाते हैं। O2 क्या करता है? इनको यूटिलाइज कर देता है, जिससे एटीपी बनता है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा एटीपी क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो देखो, ये जो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे CO2 भी रिलीज हो गई। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ये तो भाई, ये तो एक प्रोसेस हुई ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और देखो ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे लिखा है O2 कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू सेल। एनसीईआरटी में ये है, एनसीईआरटी में आप उसे हाईलाइट करो, कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू सेल। मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो सेल में कंटिन्यूअसली सप्लाइड होता है। अगर कंटिन्यूअसली सप्लाइड नहीं होगा तो भाई आगे तो आप जानते ही हो। और जो CO2 होता है वो रिलीज होता है। सेल जो होते हैं, सेल जो टिश्यू, ये सब क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पूरी प्रोसेस है कैसे होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। क्या है कैटाबॉलिक? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कैसे कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग होता है एक्सचेंज ऑफ O2, exchange of O2 from atmosphere and CO2 produced by cells. Okay, ब्रीदिंग क्या होता है? ऑक्सीजन का हम लोग एक्सचेंजमेंट करते हैं। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंजमेंट होता है कि नहीं? जब हम लोग सांस लिए, ऐसे सांस लिए तो ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 बाहर हुआ। ऐसे हम लोगों ने किया, ऑक्सीजन अंदर आया, ऐसे रिलीज किए, CO2 बाहर गया। सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। ओके, और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी ने ये लाइन लिख दी है, कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसे हम लोग रेस्पिरेशन बोल सकते हैं? जो हम लोगों ने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, तो क्या हम इसे रेस्पिरेशन बोलेंगे? हम इसे रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन तो ये है। रेस्पिरेशन क्या है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इन सबको, जो ऑक्सीजन होता है इन सबको यूटिलाइज करके एटीपी बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, ना कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंजमेंट को। आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, रेस्पिरेशन समझ लिए, ब्रीदिंग समझ लिए। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हम देखो जो अलग अलग एनिमल होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सब में क्या होता है? और रेस्पिरेटरी जो होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है? हम और आप हैं, हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं, और जो
एम्फीबियंस हो गए, आर्गेनेट्स हो गए, ये सब अलग अलग, नाइडेरिया, सीलेंट्रेटा, ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अलग अलग होता है। तो ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? पहला हैबिटेट, हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं, या मतलब जो दिखाई नहीं देते हैं, ये हो गया। या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या वो एक सेल के बने हैं, एक टिश्यू के बने हैं, एक ऑर्गन के बने, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, ये दिख रहा होगा। ओके, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, और इधर मैंने लिखा है ऑर्गेनिज्म के नाम, इधर लिखे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम। पहले आते हैं स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस आप जानते होंगे, पोरीफेरा में आते हैं। स्पॉन्जेस हो गया, नाइडेरिया हो गया यानी सीलेंट्रेटा, या फ्लैटवर्म्स हो गए। इन सब, इनका जो फ्लैटवर्म हो गए, इन सब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? बॉडी सरफेस। ये अपने बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन करके क्या कर लेते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर का में ऑक्सीजन ले लिए, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इनके बॉडी में ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, सिंपल डिफ्यूजन से क्या कर लिया? गैस का एक्सचेंजमेंट हो गया। देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लैटफॉर्म है, ओके, ये इसकी बॉडी सरफेस है, सपोज करना, सपोज, ओके, ये इसकी बॉडी सरफेस है। यहां पे जो CO2 है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक्सेप्ट करो, यहाँ पे इसके 20% CO2 है। O2 क्या है? O2 यहाँ पे इसके हैं ओनली 2%, मैं ओनली सपोज करने की बात कर रहा हूं। और जो बाहर और एटमॉस्फेयर है, इसे ATM लिख देते हैं, एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो CO2 है वो है, पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं, यहाँ पे O2 लिख देते हैं। O2 यहाँ पे बाहर है, क्या है? ज्यादा है, क्या? यहाँ पे O2 है फॉर एग्जाम्पल 20%, 20 नहीं, एटमॉस्फेयर में 21%, 21%। CO2 क्या है? 0.03%, ओके। सो क्या होगा? यहाँ पे एक सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? एक प्रोसेस हो गया डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे एक प्रोसेस होगी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ रहे हैं? यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसेंट्रेशन, यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? इसके बॉडी में, इसके बॉडी में कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन है। तो ये जो CO2 होगा वो बाहर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है, तो डिफ्यूजन से क्या होगा? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, CO2 बाहर चला जाएगा। देखो इसके बॉडी में 2% ऑक्सीजन है, बाहर 21% ऑक्सीजन है, तो कहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन? यहाँ पे, लोअर कंसेंट्रेशन यहाँ पे। 21% में से यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आएंगे और ये क्या होंगे? ये यहाँ पे तो लो कंसेंट्रेशन है, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा? अंदर आएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, डिफ्यूजन इतना क्लियर हो गया होगा सिंपल डिफ्यूजन से। आई थिंक मुझे इसे इरेज कर देना चाहिए, ओके। सो बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन इनका हो जाता है। अब आता है एनिलिडा। एनिलिडा में कौन आता है? अर्थवॉर्म। एनिलिडा में अर्थवॉर्म आता है। इनका जो मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल्स, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इन्हीं से ये लोग रेस्पिरेशन कर लेते हैं। अब आता है क्रस्टेई, जो कि क्रैब होते हैं, क्रैब यानी केकड़ा। ये जो होता है इनके ब्रांचियल गिल्स से, याद रखना, इनके जो क्रस्टेई होते हैं क्रैब, इनका ब्रांचियल गिल्स इनके पास होता है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अरेक्निड्स जो होते हैं, यानी कि जो स्पाइडर हो गया, मकड़ी, इन सब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? बुक लंग्स, इसे हम लोग बोलते हैं बुक लंग्स। इंसेक्टा जो होता है उसका होता है ट्रैकियल ट्यूब्स। मोलस्का में नाइडियम गिल्स। एम्फीबिया लंग्स, या अगर देखो लंग्स कब होगा एम्फीबियंस, जैसे लंग्स कब होगा? जब वो क्या रहेंगे? बॉडी मतलब अर्थ पे रहेंगे, लैंड पे रहेंगे, तब ये लंग्स से सांस लेते हैं। अदरवाइज ये लोग अपने सरफेस जो होता है बॉडी सरफेस, उससे करते हैं। और आप लोग तो जानते ही हो, कॉर्डेटा यानी मैमल्स, हम लोग कहाँ से लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। रेप्टाइल्स में भी लंग्स से ही लेते हैं। और देखो अब एक पॉइंट आता है रेस्पिरेटरी रेट।
आई नो दैट ये रेस्पिरेटरी रेट जो है ना ये थोड़ा आगे है, बट मैं क्या कर रहा हूँ छोटे छोटे जो पॉइंट है उनको पहले ही कर देना हूँ ताकि हम लोग जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़े तो फुल कॉन्सेंट्रेशन वहां पे हो। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, मतलब हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं। सो 12 या 16 टाइम्स पर मिनट। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मतलब कि जोड़ के कैसे, ये क्या होगा 1 टाइम, एक बार हुआ, 2 टाइम, ये हो गया। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को जोड़ के क्या होगा 12 से 16 टाइम्स होगा, 12 से 16 टाइम्स, वेट 12 to 16 टाइम्स। अब हम लोग बढ़ते हैं कहां पे, अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसे फुल कंसंट्रेशन से सुनना है। आप लोग अपने नोट्स अपने रजिस्टर खोल लीजिए, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो चलिए अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझते हैं। देखिए जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, ये देखिए जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है हम लोगों का। एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लंग्स। यानी जो हम लोगों का रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो कि हम लोगों का जो हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया वो पूरा अंदर कैसे गया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकली, एक ये होता है। और एक होता है लंग्स। हम लोगों को आसानी से पढ़ने के लिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आसानी से पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक है लंग्स। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पढ़ेंगे। ओके भाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अगली जो वीडियो आएगी उसमें लंग्स को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। देखो ये है हम लोगों का माउथ, ओके, ये हम लोगों का माउथ है। ये जो हम लोगों का नाक है, यहाँ पे ये जो नाक है, इसको ये से बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। जो यहाँ पे नाक है अंदर, ओके, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नाक के अंदर जो पार्ट है। ये क्या होता है, ये एक पेयर होता है, ओपनिंग अबव अपर लिप। इसकी जो ओपनिंग होती है वो अपर लिप, ये देख रहे हो, ये जो होठ है हम लोगों के इसके ऊपर है, इसकी ओपनिंग जो होती है अपर लिप के ऊपर होती है, ओपनिंग अपर लिप, अबव अपर लिप, ओके, होठों के ऊपर होती है। अब जब हम लोग अंदर आते हैं तो ये पार्ट जो होता है, ये पैलेट देख रहे हो, यहाँ पे ये होता है पैलेट के ऊपर, ऑल्फैक्टरी रीजन। ये क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी रीजन। ये क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल। जैसे कि अगर कोई खुशबू आ रही है तो यहाँ पे आती है, पहले यहाँ पे आती है, तब हम लोगों को पता चलता है कि ये किस चीज की खुशबू है। जैसे कि मम्मी अगर घर में कोई अच्छा अच्छा खाना बना रही है तो हम लोगों को खुशबू आती है, तो हम लोग कहते हैं वाह आज पनीर की सब्जी बनी है, ऐसे हो गया। ओके, और जब हम लोगों को सर्दी हुई रहती है तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा म्यूकस भर जाता है, बहुत ही ज्यादा म्यूकस भर जाता है, इसीलिए हम लोगों को कोई भी जो खुशबू होती है या बदबू होती है वो हम लोगों को नहीं आती है। जो क्योंकि यहाँ पे देखो म्यूकस जब भर जाएगा तो कोई भी सेंस आएगी, ये वहां तक जो हम लोगों का यहाँ से जो नर्व गई होती है ब्रेन तक, वहां तक सिग्नल जाता ही नहीं है, तो पता ही नहीं चलता कि किस चीज की खुशबू है। ओके, चलो ऑल्फैक्टरी रीजन कंप्लीट हो गया। अब देखो ये हार्ड पैलेट के बगल में यहाँ पे नेजोफेरिंक्स होता है, और ये यहाँ पे होता है जो हार्ड पैलेट के जो नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे होता है लैरिंगोफेरिंक्स, नॉट लैरिंगोफेरिक्स, इट्स लैरिंगोफेरिंक्स। व्हाट आई एम सेइंग, एक होता है नेजोफेरिंक्स और एक होता है लैरिंगोफेरिंक्स। अब ये जो दोनों मिलके बनाते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है ये हमको पता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। क्या, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फेरिंक्स जो होता है वो क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो भी ये ओपनिंग इसकी रहती है, और जब हम लोग सांस भी लेते हैं तो भी ओपनिंग इसकी सेम रहती है, कॉमन पैसेज होता है। अब देखो नीचे आओ, यहाँ पे हम लोग ये होती है ईसोफेगस, जिसे हम लोगों को अभी डिस्कस बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे हमें ईसोफेगस नहीं पढ़ना है, हमने इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। तो हमें क्या करना है अभी, ये होती है हमारी विंड पाइप, यहाँ पे होती है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस होती है, और एक होता है एपिग्लॉटिस। अब देखो जैसे मान लो हमने खाना खाया, तो देखो जब हम लोगों ने खाना खाया ना, तो जो खाना हो सकता है या तो ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में जाता है, और अगर क्या हो कि वो हम लोगों के विंड पाइप में चला जाए, विंड पाइप से होते हुए लंग्स में चला जाए, तो क्या होगा, ये तो सोचा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे होता है एक एपिग्लॉटिस, क्या होता है एपिग्लॉटिस, जो कि कार्टिलेजिनियस फ्लैप होती है। क्या होती है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप। यहाँ पे समझो ये हम लोगों का है
ये हम लोगों का है विंड पाइप एंड दिस इज अवर ईसोफेगस यानी फूड पाइप। यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है कार्टिलेजिनियस फ्लैप, ये होता है कार्टिलेजिनियस फ्लैप। ये क्या होता है, जब भी अगर यहां से खाना आया, खाना जब यहां से खाना आएगा तो ये क्या होगा, ये विंड पाइप की तरफ ऐसे ढक जाएगा ताकि खाना विंड पाइप के अंदर ना जाए और खाना ईसोफेगस में जाए। जब सांस आएगी तो ये जो सांस होगी ये इधर की तरफ फ्लैप कर जाएगा ताकि सांस इधर आए। जब भी खाना आएगा तो ये विंड पाइप को ढक लेगी ताकि विंड पाइप के ऊपर खाना ना आए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप है। प्रिवेंट फूड टू इंटर इनटू लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। क्या होता है, ये खाने को लैरिंग्स के अंदर ना चला जाए। जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, खाना निकल रहे होते हैं, तो प्रिवेंट करता है उसे, फूड को बचाता है ताकि वो लैरिंग्स में ना जाए। लैरिंग्स क्या होता है अभी पढ़ते हैं। और देखो ये कैसा होता है, थिन येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। एनसीईआरटी ने ये लिख रखा है, देखो आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है। थिन येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। क्या होता है, थिन येलो इलास्टिक कार्टिलेज। अब समझते हैं कि लैरिंग्स क्या होता है। लैरिंग्स ये देख रहे हो, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स टोटल 9 पेयर होते हैं इसके। ये कार्टिलेजिनियस बॉक्स है। क्या है, एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है जो जिसका वर्क क्या है, साउंड का प्रोडक्शन करना। साउंड जो हम लोगों का, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको जो समझा रहा हूं, ये कहां से मेरी आवाज आ रही है, लैरिंग्स से, साउंड प्रोडक्शन का। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ओके, अब देखो ये हम लोगों को तो विंड पाइप समझ में आ गया। जो विंड पाइप होती है वो 2 पार्ट में इधर डिवाइड हो जाती है। जो हम लोगों की जब 2 लंग्स है तो भाई 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक इधर के लंग्स, एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए। तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्रेकिया, ट्रेकिया या फिर विंड पाइप। इसे बोलते हैं ट्रेकिया या विंड पाइप। अब समझो इसे क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेट ट्यूब। एनसीईआरटी ने लिख रखा है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि कहां तक एक्सटेंडेड है। ओके सॉरी, यहां से ट्रेकिया है, यहां से। ओके माय मिस्टेक। इससे हम लोग और कुछ बोलते हैं, अभी हम लोग जब लंग्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। यहाँ पे ये है ट्रेकिया। ओके, इसे हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। ये एक स्ट्रेट ट्यूब है और ये कहां तक एक्सटेंडेड है, एनसीईआरटी ने लिखी है ये कहां तक एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड टू मिड थोरैसिक कैविटी। समझ रहे हो, मिड थोरैसिक कैविटी जो हम लोगों की है वहां तक ये फैली हुई है, एक्सटेंडेड है। और इसके पास देखो, अब देखो ये जो मैंने विंड पाइप बनाए हैं, यहाँ पे आपको कोई सी शेप्ड के ये दिख रहे होंगे, सी शेप्ड के ये चीजें दिख रही होंगी। ये क्या है, 60 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं। ये जो हम लोगों की ट्रेकिया होती है इसमें 16 से लेके 20 सी शेप्ड के कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं। अब आप पूछोगे ये क्यों होते हैं, ये भी लिखा है एनसीईआरटी ने। ये किस लिए, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया। मतलब कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कहीं ट्रेकिया फट ना जाए। जब सांस, जैसे हम लोगों ने सांस लिया तो भाई उसे प्रिवेंट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। जब आप कोई पाइप रहता है, पाइप को भी आप ज्यादा टाइट से पकड़ते हो ना, पाइप जो होता है वो थोड़ा टाइट होता है। क्या होता है, पाइप जो होता है, ये पाइप आपका जो होगा, जब इसमें पानी जब तेजी से फ्लो करने लगता है तो ये आपकी जो पाइप होती है, पाइप क्या होती है, थोड़ी मजबूत प्लास्टिक की बनी होती है कि नहीं। मजबूत प्लास्टिक की किस लिए बनी होती है, ताकि जब पाइप के अंदर से पानी जो तेज तेज फ्लो होगा तो कहीं पाइप फट ना जाए। वहीं आप अगर कोई एक प्लास्टिक की पाइप ले लो, नॉर्मल जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन की आप मान लो पाइप बना दिए और तब आप पानी तेज से फ्लो कराओ, वो फट जाएगी। क्यों, क्योंकि वो मजबूत नहीं है। तो इसीलिए जो ये ट्रेकिया होती है, जब हम लोग सांस अंदर लिए तो ये सी शेप्ड की, ये जो क्या होती है, सी शेप्ड, नॉट ओ शेप्ड। ये खाली एक ही तरफ से, इसे सी शेप्ड जो है ना, एक ही तरफ से ऐसे पकड़ी हुई है ताकि ईसोफेगस को भी ना, अगर ओ शेप्ड की होगी तो ईसोफेगस को भी कैच कर लेगी। ईसोफेगस को हमें कैच नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ कैच किसे करना है, एक ट्रेकिया को। तो ये जब हम लोग सांस लिए तो कहीं ये कोलैप्स ना कर जाए। ट्रेकिया हम लोगों की अगर है, इसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, वेट, ये हम लोगों का ये मान लो ट्रेकिया है और मैंने यहाँ पे कर दिया है एक सी शेप्ड से ऐसे कर दिया है। अब ये जो ट्रेकिया ऐसे उठेगी, जब हम लोगों ने सांस लिया तो यहाँ पे सांस जब आएगी तो यहाँ से कहीं कोलैप्स ना कर जाए। अगर मान लो मैंने ये हटा दिया तो ये कोलैप्स कर जाएगा। दैट्स वाई ये सी शेप्ड का रहता है, सी शेप्ड का कार्टिलेजिनियस
रिंग्स रहती हैं ये। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।